क्या सिर्फ चूहे की बीट, पेशाब या बंद कमरे की धूल आपकी जान लेने के लिए काफी है? इमेजिन, यदि आप एक ओल्ड स्टोर रूम या फिर ग्रेन स्टोरेज एरिया को साफ कर रहे हैं एंड आफ्टर अ फ्यू डेज यू डेवलप फीवर, बॉडी पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड सडनली योर लंग्स स्टार्ट फिलिंग विद फ्लूइड. दिस इज नॉट अ मूवी स्टोरी. दिस इज हंता वायरस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोडेंट बॉर्न वायरल डिजीज. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हंता वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसका इलाज या फिर वैक्सीन अवेलेबल है, इंडिया में इसका क्या स्कोप और रिस्क है, और कैसे सिंपल प्रिकॉशंस आपकी लाइफ बचा सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव कुमार एंड वेलकम टू काशिव एजुकेशन. आज हम डिस्कस करेंगे एक रेयर लेकिन हाईली डेंजरस जोनोटिक डिजीज जिसका नाम है हंता वायरस. हंता वायरस मेनली रोडेंट्स यानी कि चूहों से ह्यूमन में फैलने वाला वायरल डिजीज है. ये वायरस लंग्स और किडनीज और ब्लड वेसल्स को सिवियरली डैमेज कर सकता है. हंता वायरस फैमिली हंताविरिडी से बिलोंग करता है और नेचुरली वाइल्ड रोडेंट्स में पाया जाने वाला डिजीज है, और ह्यूमंस एक्सीडेंटली होस्ट होते हैं इस बीमारी के. सो ये डिजीज दो मेजर फॉर्म्स में पाई जाती है. पहली है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसको एचपीएस भी कहा जाता है. दूसरा है हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, जिसको एचएफआरएस कहा जाता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हंता वायरस एक जोनोटिक डिजीज है जो कि सीरियस इलनेस कॉज करता है, और ये जोनोटिक वायरल डिजीज है. और इसको कौन ट्रांसमिट करता है? रोडेंट्स करते हैं. ह्यूमंस में ट्रांसमिशन इसकी रोडेंट्स के थ्रू होती है. ऑल्दो ये रेयर है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जैसे कि लंग्स, किडनीज और ब्लड वेसल्स में. और दिस डिसीज हैज गेन ग्लोबल अटेंशन क्योंकि ये हाई फैटेलिटी रेट इन सिवियर केसेस. सो इट्स ओकेजनल आउटब्रेक्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो हंता वायरस हंताविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि रोडेंट की वाइल्ड पॉपुलेशन में पाया जाता है. ह्यूमंस इसका एक्सीडेंटली होस्ट बन जाता है जब वो कांटेक्ट में आता है वाइल्ड रोडेंट्स के, जैसे कि उनके यूरिन, सलीवा ड्रॉपिंग्स और एरोसोलाइज्ड पार्टिकल जो है वो ह्यूमन कंज्यूम करता है एयर के थ्रू. अब हम बात करते हैं हंता वायरस की हिस्ट्री की. तो हंता वायरस की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप समझ लीजिए कि हंता वायरस काफ़ी सारी सेंचुरीज पुराना वायरस है. पर फॉर्मली जब इसकी रिकॉग्निशन आई तो वो कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 1953 के बीच में चला, तो ये जो यूएन सोल्जर्स थे उनमें डेवलप होने स्टार्ट हुए, उनमें सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हुए, जिसको सिवियर फेब्राइल इलनेस जो अपीयरेंस स्टार्ट हुई सिम्टम्स, और जैसे कि ब्लीडिंग और किडनी की फेलियर हो गई. सो दिस डिसीज वाज इनिशियली कॉल्ड कोरियन हेमरेजिक फीवर. इसको कोरियन हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जाना गया. तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट है कि कोरियन वॉर के दौरान जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, किसमें? यूएन सोल्जर्स में जो वहाँ पे डिप्लॉयड थे. सो इसको कोरियन हेमरेजिक फीवर कहा गया. और दूसरा पॉइंट ये है कि 1978 में वायरस जो है वो हंतन रिवर के पास जो है वो नोट किया गया, जो कि साउथ कोरिया में है. तो इसके नाम जो है वो हंतन रिवर जो साउथ कोरिया में है उसके ऊपर पड़ा. इसे तब से इसको हंता वायरस के नाम से जाना जाता है. फिर 1993 में इसकी जो सिवियर आउटब्रेक जो है वो साउथ वेस्टर्न यूएसए में हुई. वहाँ पे सिन नॉम्बर वायरस, जो कि हंतन वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कॉज करता है, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की गई 1993 में. सो यहाँ पे 1978 साइंटिस्ट ने हंतन रिवर के पास जो है वो इन साउथ कोरिया इसको डिस्कवर किया, नोट किया. सो इसका नाम पड़ा हंता वायरस. फिर 1993 में ये साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में इसको नोट किया गया, इसकी आउटब्रेक जो है वो नोट की गई. तो वहाँ पे सिन नंबर वायरस, इसकी सेम ही फैमिली का वायरस है ये, और सिमिलर फीचर्स हैं इसके, तो उसको हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के नाम से जाना गया. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हंता वायरस. तो फैमिली हंताविरिडे को बिलोंग करता है, और जिनोम में ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ये, और एनवेल्प्ड वायरस है, मतलब इसके बाहर एक और कोटिंग होती है प्रोटीन की, और उसके बाहर जो है वो फैट्स की कोटिंग होती है. सो जैसे कि कोरोना वायरस होता है, तो कोरोना वायरस की तरह ही हंता वायरस में भी उसकी एक्सटर्नल कोटिंग होती है. इसका रिजर्वायर होस्ट जो है वो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, वाइल्ड चूहे हैं, वाइल्ड माइस हैं. और ट्रांसमिशन इसका जो रोडेंट्स का जो एक्सक्रीटा होता है वो, या फिर यूरिन होता है, ड्रॉपिंग्स होती हैं उनकी, तो वो एयर में जब उसके एरोसोल्स बनते हैं, डस्ट पार्टिकल बनते हैं, तो उनके थ्रू ट्रांसमिशन होता है इसका. अगर हम टाइप्स की बात करें हंता वायरस के डिजीजेस की, तो इट इज़ ऑफ मेनली टू टाइप्स: हंता वायरस, पल्मोनरी सिंड्रोम. तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है मेनली. तो
और ये लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है और फैटल होता है अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए, अगर ट्रीटमेंट ना की जाए कैंडिडेट है, जो पेशेंट है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। फिर इसके एसोसिएटेड और वायरस जो हैं वो सिन नंबर वायरस है, एंडीज वायरस है और ब्लैक क्रीक कैनल वायरस है। तो ये तीन वायरस जो है वो इसके जैसे ही फीचर्स हैं, उनके एसोसिएटेड वायरस हैं। अब दूसरा है हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। तो ये दूसरी टाइप होगी। तो ये एशिया और यूरोप में काफ़ी कॉमन है और ये किडनी और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। और जो हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है वो लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है। और हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम वाला वायरस जो है वो किडनी और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। एसोसिएटेड वायरसेस के हंतन वायरस है, सियोल वायरस है, पुमाला वायरस है और डोब्रेबा वायरस है। तो ये वायरस जो है वो HFRS से एसोसिएटेड वायरसेस हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम थोड़ा सा इस टेबल में देख लेते हैं, इन्फोग्राफिक में थोड़ा सा। तो जो हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम है और हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम है, ये दो हैं, HPS एंड HFRS। तो HPS जो है वो इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन अमेरिका और ये लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करता है और अगर अनट्रीटेड रह जाए तो ये फेटल होता है। और एसोसिएटेड वायरस इसके सिन नंबर वायरस है, एंडीज वायरस और ब्लैक क्रीक कैनल वायरस है। पर HFRS में देखें तो ये कॉमनली फाउंड इन एशिया एंड यूरोप और किडनीज और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है मेनली ये। और इससे एसोसिएटेड वायरस जो है वो हंतन वायरस है, सियोल वायरस है, पुमाला वायरस है और डोब्रेबा वायरस है। तो ये प्राइमरली दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। अगर हम रिजर्वॉयर होस्ट की बात करें तो हंता वायरस जो है दैट नेचुरली कैरिड बाय द रोडेंट्स, चूहों से कैरी होता है, ट्रांसमिट होता है ये। और ये उनमें कोई इलनेस के साइंस एग्जिबिट नहीं करता। तो रोडेंट्स कैरी द वायरस बट डू नॉट गेट सिक, तो खुद बीमार नहीं होते चूहे। तो यहाँ पे हम थोड़े से एसोसिएटेड वायरस और रोडेंट्स की बारे में बात कर लें। तो जो डियर माउस वो कौन सा वायरस कैरी करता है, से नंबर वायरस को करता है। और कॉटन रैट वो ब्लैक क्रीक कैनाल को करता है। राइस रैट जो है ब्यो वायरस को करता है और बैंक वोल जो है वो पुमाला वायरस को करता है और स्ट्रिप्ड फील्ड माउस जो है वो हंतन वायरस को करता है। तो अलग अलग टाइप के माउस जो है वो अलग अलग टाइप के वायरसेस को कैरी करते होते हैं, बीमारियों को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए, ये कैसे ट्रांसमिट होता है। सो यूजुअली जो है वो ह्यूमंस कैसे इन्फेक्ट होते हैं, ये जो वायरस है वो एयरबॉर्न और वायरल पार्टिकल से जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो कॉमनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जब क्लीनिंग करते हैं बांस की, शेड्स की, कैबिन्स की या गैरेजेस की, तो उस टाइम जो डस्ट उड़ती है तो उसके साथ अगर कोई वायरस एसोसिएटेड है, चिपका हुआ है या मिक्सड है, तो जब हम इनहेलिंग करेंगे तो वो आ जाता है। जब हम स्वीपिंग करते हैं रोडेंट इन्फेक्टेड रूम्स की या फिर रोडेंट नेस्ट का एक्सपोजर हो जाता है जहाँ पे वो ठहरते हैं, जहाँ पे उनका नेस्टिंग एरिया होता है, तो हैंडलिंग कंटेमिनेटेड फूड और बेडिंग है, और रोडेंट अगर काट ले, तो वैसे रोडेंट काटने वाला चांसेस जो है वो बड़े रेयर होते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो इनहेल कर लेते हैं वायरस इन्फेक्टेड सॉइल या डस्ट पार्टिकल को या फिर एरोसोल्स को। सो अब ये कैसे होता है, जब रोडेंट का यूरिन, सलीवा, ड्रॉपिंग ड्राई और वायरल पार्टिकल्स बिकम एयरबॉर्न और एंटर द बॉडी थ्रू द इनहेलेशन। तो इसके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाता है। क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है? हाँ, पर बहुत कम होता है, बहुत रेयर है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर। तो जैसे कि एंडीज वायरस है, मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका। सो इज द ओनली हंतन वायरस स्ट्रेन नॉन टू ओकेजनली स्प्रेड थ्रू द प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन ह्यूमंस। तो बड़ा रेयर है, लेकिन जैसे कि एंडीज वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पिक्चर में दिखाया गया कि जब हम बांस या शेड्स को, कैबिन्स को, गैरेजेस को क्लीन करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, या रोडेंट्स के नेस्ट का एक्सपोजर होता है यूरिन, ड्रॉपिंग और सलीवा से, जब हम हैंडल करते हैं फूड और बेडिंग, और रोडेंट के बाइट से, तो ये जो है वो ट्रांसमिशन के सोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो हंता वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इट इज़ अबाउट 1 to 8 weeks आफ्टर एक्सपोजर। सो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफन मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो लगभग 1 से लेकर 8 हफ्ते तक कभी भी अपीयर हो सकते हैं सिम्टम्स। और जब तक सिम्टम पता चलता है तो फिर बैकग्राउंड हिस्ट्री पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे कब हुआ होएगा। तो इमीडिएट जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती है डिजीज़ की। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब पैथोजेंसिस की बात करते हैं। तो पैथोसेंसिस आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, द वायरस इन्फेक्ट्स एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली जो कोटिंग है, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनको इन्फेक्ट करता है ये। और जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड वेसल्स की, और लीकेज ऑफ फ्लूइड अकर्स इनटू द लंग्स और टिश्यूज, और उससे क्या होता है, ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है। और ऑर्गन डिस्फंक्शन के साथ में जो है वो जो सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं फिर। सो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डिजीज सेवेरिटी। सिम्टम्स ऑफ हंता वायरस इन्फेक्शन, तो ये 2 स्टेजेस में जो है वो अपीयर होते हैं। एक अर्ली फेस है और दूसरा है लेट फेस। तो अर्ली फेस में क्या होता है,
ये इन्फ्लुएंजा और वायरल फीवर को रिजेंबल करता है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं? फीवर है, चिल्स है, सिवियर पेन, मसल पेन है, फिर थकावट हो जाती है, हेडेक हो जाती है, बॉडी पेन, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। तो ये सारे सिम्टम्स, जब इनमें से कोई सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं तो समझो कि जो है वो अर्ली फेज चल रहा है हंता वायरस का। सो मसल पेन इज स्पेशली सिवियर इन द थाई, हिप्स और लो बैक एरिया। और लेट फेज की बात करें, लेट फेज सिम्टम्स की बात करें तो ये 4 to 10 डेज के बाद जो है वो अपीयर होने स्टार्ट होते हैं, और वो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जैसे कि परसिस्टेंट कफिंग होएगी लगातार, फिर चेस्ट टाइटनेस होएगी, छाती पे बोझ सा लगेगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होएगी, और लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेट होने स्टार्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी के अंदर लो हो जाता है। तो ये लेट फेज जो है वो उसके सिम्टम्स हैं। तो जो पेशेंट्स हैं उनमें जो रैपिडली जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फेलियर जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है, तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती होती है। और HFRS में देखें, हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम में, तो उनके मेजर सिम्टम्स क्या हैं कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो वेस्कुलर डैमेज है वो स्टार्ट हो जाता है, किडनी फेल हो जाती हैं, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट हो जाती है, तो यूरिन में कमी आ जाती है प्रोडक्शन में। तो ये इससे क्या है कि जो किडनीज की फेलियर हो गई तो फिर डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बन जाती है, उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो 2 फेजेज में है, अर्ली फेज, लेट फेज। और ये इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जो HPS और HFRS दोनों के सिम्टम्स यहाँ पे इमेज में दिखाए हुए डायग्राम में। तो अर्ली फेस में क्या होता है? फीवर, चिल, सिवियर मसल पेन, फटीग, हेडेक। और लेट फेस में HPS में देखें, जो कि 4 to 10 डेज के बाद जो है अपीयर होने स्टार्ट होते हैं, तो कफिंग होती है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है लंग्स के बीच में, ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है इसमें। और फिर अगर ऐसा हो तो फिर बॉडी को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ICU की जैसे। और अगर किडनी का फेलियर होता है HFRS के केस में, ब्लड वेसल जो है डैमेज हो जाती हैं, तो डायलिसिस की सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है उसमें। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। तो डायग्नोसिस में अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए एलिजा एंटीबॉडी टेस्ट है, फिर PCR बेस्ड वायरल RNA डिटेक्शन है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेज हैं। तो 3 टाइप के टेस्ट हैं ये, इनसे हम पता चला सकते हैं कि हंता वायरस मतलब कौन से वाला प्रेजेंट है। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, सिम्टम्स में पता चल जाता है कि जैसे लो प्लेटलेट काउंट हो गया, या फिर हेमाटोक्रिट का लेवल बढ़ गया, या और प्रोटीन की जो यूरिन में आउटपुट बढ़ गई, एबनॉर्मल किडनी का फंक्शन हो गया, और चेस्ट एक्सरे में शो द फ्लूइड अकोमुलेशन इन द HPS पेशेंट। तो जो HPS वाले पेशेंट हैं उनमें लंग्स के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर डायग्नोसिस के यहाँ पे पिक्चर में दोबारा दिखाया गया, एलिजा, PCR और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसेज, ये मेन टेस्ट हैं और लैब टेस्ट हैं। और क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो प्लेटलेट का काउंट लो हो जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, और प्रोटीन इन यूरिन स्टार्ट हो जाता है प्योर होना, और किडनी का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, और लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ दिखाई देता है एक्सरे में। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं और मैनेजमेंट की। सो नो स्पेसिफिक क्योर इज देयर फॉर द हंता वायरस। So, no universal effective antiviral cure exists there. No widely available vaccine is approved for most hantavirus strains. और सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। और अगर इंटेंसिव केयर की बात करें, ICU की बात करें, तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी थेरेपी देना जरूरी हो जाती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी जरूरी हो जाती है, फ्लूइड मैनेजमेंट जरूरी होती है, और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइजेशन जरूरी है। सो अगर किडनीज काम करना बंद कर रही हैं तो डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। सो ये जो है वो इंटेंसिव केयर मेजर जो है वो जरूरी हो जाते हैं। अब एंटीवायरल थेरेपी की बात करें तो एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो रिवेविरिन है। सो ये कुछ बेनिफिट दे देती है इन सर्टन HFRS केसेस। और व्हेन एडमिनिस्ट्रेड अर्ली, दो इट्स इफेक्टिवनेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन और टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। अगर टाइमली दी जाए तो वो उससे इफेक्टिवनेस भी आएगी, और अगर इसकी इंजेक्शन जो है वो ट्रीटमेंट जो है, मेडिकेशन जो है वो टाइमली ना दी जाए तो ये बढ़ सकता है, इसका इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। अब हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करते हैं। प्रिवेंशन मेनली फोकस ऑन रोडेंट कंट्रोल और एनवायरमेंटल हाइजीन। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे और रोडेंट वाले एरिया से बच के रहेंगे, उतनी ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और बचे रहेंगे। रोडेंट के कंट्रोल मेजर्स में देखें तो उनके होल्स को सील कर दो, क्रैक्स को सील कर दो हाउसेज में, या जो स्टोर फूड इन रोडेंट और रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स में डाल दो, और जो गार्बेज है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दो, और यूज ट्रैप्स वेयर नेसेसरी। अगर लगता है कि चूहे ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं तो उस एरिया को जो है वो साफ सफाई रखें और वहाँ पे ट्रैप इस्तेमाल करें। और अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो है प्रॉपर्ली रखें, ताकि जो है वो क्लीनिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर हो, उसमें डस्ट वगैरह ना उड़े, ताकि इनहेलेशन के थ्रू जो उसकी ड्रॉपिंग्स में अगर कहीं वायरस है तो वो एरोसोल की फॉर्म में हमारे लंग्स तक ना पहुंच जाए। अब कुछ प्रोसीजर की बात करते हैं, जैसे स्प्रे डिसइंफेक्टेंट और ब्लीच सॉल्यूशन ऑन द कंटेमिनेटेड एरियाज, और सोकिंग फॉर सेवरल मिनट्स तक रखो उसको, अलाउ सोक करके। वियर ग्लव्स एंड मास्क ड्यूरिंग क्लीनिंग, और डिस्पोज ऑफ वेस्ट सेफली। तो जो भी वेस्ट है उसको बड़ा सेफली जो है उसको डिस्कार्ड करो, डिस्पोज ऑफ करो।
अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रेवलेंस क्या है ग्लोबल और इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम ग्लोबल प्रेवलेंस की बात करते हैं और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। सो वर्ल्ड वाइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 टू 1 लाख केसेज जो है वो एनुअली रिपोर्ट होते हैं इसके। और मोस्ट केसेज अकर इन एशिया यूरोप एज HFRS। तो यहाँ पे HPS नहीं, HFRS के केसेज ज़्यादा पाए जाते हैं। HPS केसेज आर लेस कॉमन बट मोर फेटल। तो HPS के केसेज जो है वो लेस कॉमन होते हैं, लेकिन उनका फेटलिटी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। और हंता वायरस इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एमर्जिंग जोनोटिक डिजीज, क्योंकि इट हैज़ अ हाई मोर्टेलिटी रेट। और क्लाइमेट चेंज में अल्टर रोडेंट पॉपुलेशन और ह्यूमन एनक्रोचमेंट इनटू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इंक्रीज एक्सपोजर रिस्क। सो ये कारण है जो कि हंता वायरस की जो प्रेवलेंस को बढ़ा रहे हैं। और अर्ली फैटेलिटी रेट की बात करें तो जो HPS जो है वो 30 to 40% जो है वो फैटल है, और HFRS जो है 1 to 15% जो है वो फैटल है। डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस। अब लेटेस्ट इंटरनेशनल कंसर्न्स की बात करें जो अभी की लेटेस्ट है। सो अब रिसेंटली जो है आउटब्रेक लिंक टू द एंडीज वायरस एमंग द पैसेंजर्स अब्रोड अबोर्ड द क्रूज शिप MV Hondias। तो health agencies including the World Health Organization and the Europe Center for Disease Prevention and Control monitored approximately 13 confirmed or probable cases। सो ये रिसेंट अपडेट्स हैं जो कि एंडी वायरस की एक्टिविटी की वजह से हुए हैं। और अगर क्रूज शिप का नाम बोले तो दैट इज MV Hondias। अब आउटब्रेक में क्या पॉइंट्स मेन हाईलाइटेड है? लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज 1 to 8 weeks, और रेयर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैपेबल ऑफ एंडीज वायरस, और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डिजीज सर्विलेंस। सो अब हम हंता वायरस के इंडियन पर्सपेक्टिव देखते हैं। सो इंडिया इज कंसिडर्ड अ लो रिपोर्टिंग रीजन फॉर हंता वायरस डिसीज, बट सेवरल स्टडीज सजेस्ट द इन्फेक्शन मे बी अंडर डायग्नोस्ड और अंडर रिपोर्टेड। सो अभी प्रॉपरली इसकी जो है वो डायग्नोज ना हुआ हो या रिपोर्ट ना हुआ हो। सो ड्यू टू लिमिटेड अवेयरनेस और लैक ऑफ रूटीन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और सिम्टम सिमिलरिटी विद अदर ट्रॉपिकल डिजीजेज। सो हमने पहले डिस्कस करा कि इसकी जो है वो और डिजीजेज के साथ भी सिमिलरिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं कंडीशंस फेवरिंग हंता वायरस डिजीज इन इंडिया। तो लार्ज रेंट पॉपुलेशन है इंडिया में, डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है, पुअर सैनिटेशन है बहुत सारे एरियाज में, और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं फॉर द रोडेंट्स। और कौन कौन से ये सारे फैक्टर जो है वो उसकी हंता वायरस की सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे इमेज में वही चीज़ दोबारा से दिखाई गई है। अब एविडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ हंता वायरस इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेवरल सीरोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर स्टडीज हैव इंडिकेटेड पॉसिबल हंता वायरस एक्सपोजर इन इंडिया। सो बड़ी सारी ऐसी क्लिनिकल जो टेस्ट हैं या मॉलिकुलर स्टडीज़ हैं उनसे हंता वायरस का एक्सपोजर इंडिया में स्टडी हुआ। अब इन साउथ इंडिया तो स्टडीज फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, और रिपोर्टेड हंता वायरस रिएक्टिव एंटीबॉडीज अमंग एग्रीकल्चरल वर्कर्स, रोडेंट एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स और पेशेंट विद अनएक्सप्लेन फीवर। तो वहाँ पे इसके जो है वो क्लूज मिले हैं। और मुंबई और महाराष्ट्र की बात की जाए तो रोडेंट स्टडीज डिटेक्टेड वायरस रिलेटेड टू सेवल वायरस एसोसिएटेड विद अर्बन रेट्स। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो फॉरेस्टेड एंड हाई रेनफॉल रीजन में सपोर्ट रोडेंट बॉर्न वायरल सर्कुलेशन। और पंजाब, हरियाणा और एग्रीकल्चरल स्टेट्स की बात की जाए, ऑल्दो मेजर आउटब्रेक्स आर नॉट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। सो एग्रीकल्चरल सेटिंग्स सच एज ग्रेन स्टोरेज एरियाज, कैटल शेड्स, बार्न्स और वेयर हाउसेस, these may increase theoretical exposure रिस्क अमंग द फार्मर, सैनिटेशन वर्क्स और वर्कर्स और ग्रेन हैंडलर्स। तो उनमें फार्मर्स और सैनिटेशन वर्कर्स और ग्रेन हैंडलर्स में ज़्यादा मतलब चांसेस हो सकते हैं इसकी। अभी कोई ऐसा रिपोर्टेड केस नहीं है। सो वाई हंता वायरस मे बी अंडर डायग्नोज इन इंडिया। अब क्यों अभी तक जो अंडर डायग्नोज है हंता वायरस इंडिया में? सो सिम्टम की जो सिमिलरिटी है विद अदर डिजीजेज। सो इन्फेक्शन में रिजेंबल डेंगी, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस डिजीज, इन्फ्लुएंजा, कोविड लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस। सो ये सारे डिजीज से सिमिलरिटी है। और लिमिटेड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास अभी इसके लिए, जैसे कि एलिजा है, RT-PCR है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे। तो ये 3 मेन टेस्ट हैं जो कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं जो इसके मतलब हेल्प करती हैं इसकी डिटेक्शन में। सो दीज आर नॉट रूटीनली अवेलेबल इन मैनी इंडियन हेल्थ केयर सेटिंग्स, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। और लैक ऑफ सर्विलेंस। सो इंडिया करंटली लैक्स डेडिकेटेड हंता वायरस सर्विलेंस सिस्टम, एक्सटेंसिव रोडेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स एंड नेशनल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर हंता वायरस डिजीज। फिर बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो हाई रिस्क एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे कि ग्रेन गोडाउन्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स या फिर फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, अर्बन स्लम्स हैं और फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। और हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से हैं? जैसे कि फार्मर्स हो गया, या ग्रेन स्टोरेज वर्कर्स हो गया, सीवेज वर्कर्स हो गया, वेटेरिनेरियंस हो गया, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हो गया, फॉरेस्ट वर्कर्स है और लैब पर्सनल्स हैं।
तो ये ग्रुप्स जो है ये ज़्यादा, क्योंकि इनका एक्सपोजर लेवल ज़्यादा रहता है रोडेंट्स एरिया से, तो इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर अगर हम स्कोप ऑफ रिसर्च की बात करें तो इंडिया में, तो हंता वायरस प्रोवाइड मेजर अपॉर्चुनिटीज इन जोलॉजी, वायरोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी, रोडेंट इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, डिजीज सर्विलियंस हो गया या पब्लिक हेल्थ रिसर्च हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी रिसर्च का हंता वायरस के लिए। और एक पब्लिक हेल्थ परस्पेक्टिव भी है इसका, जैसे कि इट एम्फेसाइज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। और हंता वायरस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रिक्वायरिंग कोलेबरेटिंग अमंग जोलॉजिस्ट, वेटेरिनेरियंस या फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल। तो आप आपस में ये काफ़ी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखता है। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें और स्ट्रेटजी, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इन रेफरेंस टू इंडिया, सो हाउस होल्ड प्रिवेंशन में देखें तो कीप होम्स रोडेंट प्रूफ, रोडेंट्स फ्री, स्टोर ग्रेन्स इन प्रॉपर कंडीशन, और अवॉइड गार्बेज एकोमोलेशन अराउंड यू, अराउंड हाउसेज, और मेंटेन सैनिटेशन इन प्रॉपर कंडीशन। और अगर हम एग्रीकल्चरल सेफ्टी की बात करें, सो वियर मास्क ड्यूरिंग ग्रेन स्टोरेज और क्लीनिंग, अवॉइड ड्राई स्वीपिंग ऑफ द रोडेंट ड्रॉपिंग्स, सो वहाँ पे बेटिंग जरूरी है, और यूज डिसइंफेक्टेंट्स प्रॉपरली। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस मेजर्स की बात करें, सो हमारे इंडिया में जोनोटिक डिजीज अवेयरनेस कंपेन्स की ज़रूरत है, रोडेंट सर्विलेंस की ज़रूरत है, सैनिटेशन एजुकेशन की ज़रूरत है, और कम्युनिटी लेवल प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके और हंता वायरस के स्प्रेड के स्कोप जो है वो घट सकें। फ्यूचर आउटलुक इन इंडिया की बात कर लेते हैं, तो करंटली हंता वायरस इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर एपिडेमिक डिजीज इन इंडिया। पर फिर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, और इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन हो रही है, और एक बहुत बड़ी बात कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है चीज़ों की, या ग्लोबल लेवल पे जो लोगों की ट्रैवलिंग होती है या यूटिलिटीज़ की ट्रैवलिंग होती है, तो उनके थ्रू भी इन्फेक्शन जो है वो माइग्रेट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। सो इससे फ्यूचर रिस्क बढ़ सकते हैं। सो अर्ली सर्विलेंस एंड प्रिपेयर्डनेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स। फिर की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हंता वायरस से, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इट इज़ प्राइमरली रोडेंट बॉर्न वायरल डिजीज, और ह्यूमंस आर एक्सीडेंटल होस्ट हैं इसके। सो अभी तक कोई प्रॉपर क्योर नहीं है इसकी। और अर्ली सपोर्टिव केयर इम्प्रूव सर्वाइवल, मतलब अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में जो वो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराई जाए, या फिर डायलिसिस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए पेशेंट को, तो उसका सर्वाइवल चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो एंडीज वायरस है कैन ओकेजनली स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस, तो ये बाकी जो टाइप्स हैं इसके, उनके जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के चांसेस बड़े रेयर हैं, लेकिन एंटी वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। और प्रिवेंशन डिपेंड्स मेनली ऑन रोडेंट कंट्रोल एंड सैनिटेशन। जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा जो है इसके स्प्रेड के चांसेस कम होंगे। सो एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि रोडेंट जो है वो जोनेटिक, रोडेंट बॉर्न जोनेटिक डिजीज है हंता वायरस। और टू मेजर डिसीज हैं इसके, HPS HFRS, और इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 8 days वीक्स है। नो स्पेसिफिक क्योर और वैक्सीन इज देयर, और अर्ली सपोर्टिव केयर जो है वो लाइफ सेविंग के लिए हेल्पफुल है, और प्रिवेंशन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। सो कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि हांता वायरस रेयर है लेकिन डेंजरस है, और रोडेंट एक्सपोजर को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना है। सो अवेयरनेस, सैनिटेशन है, और रोडेंट कंट्रोल है, और अर्ली डायग्नोसिस है, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। और अगर हम इंडिया में अभी भी लार्ज आउटब्रेक्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर इसको देखते हुए सर्विलेंस और अवेयरनेस जो है दैट इज़ वेरी मस्ट, हमें उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। सो इफ़ यू find the video useful, then like, share एंड सब्सक्राइब टू काशिफ एजुकेशन। सो कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ग्रेन स्टोरेज एरियाज या फिर रोडेंट इन्फेस्टेशन ऑब्जर्व की है कि नहीं। सो स्टे अवेयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद साइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।